बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम लास्ट सेशन के अंदर देख रहे थे कि जो मॉडल क्लासेस है उन मॉडल क्लासेस को इस्तेमाल करते हुए जो ऑटोमेटिकली व्यूज़ है वो कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं। आज हम देखेंगे कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को इस्तेमाल करते हुए डेटाबेस सर्वर के ऊपर डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जा सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है क्या चीज़। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इज़ एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस जो होती हैं, रिलेशन क्या होता है, जो डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं। तो हम जो अपनी क्लासेस हैं उनको डेटाबेस टेबल्स के ऊपर मैप करवा लेते हैं। और ये क्या काम करता है, इट अलाउज डॉट नेट डेवलपर्स टू वर्क विद डेटाबेस यूजिंग डॉट नेट ऑब्जेक्ट्स। तो डेटाबेस के अंदर काम करने के लिए जो डॉट नेट की क्लासेस हैं उन क्लासेस को इस्तेमाल करके हम डेटाबेस के अंदर सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर जो है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है और ओपन सोर्स है, यानी कि ये जो डॉट नेट फ्रेमवर्क पहले हुआ करता था उस में जो एंटिटी फ्रेमवर्क था वो ओपन सोर्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन ये जो डॉट नेट कोर के अंदर एंटिटी फ्रेमवर्क है ये ओपन सोर्स भी और क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है, जिसके थ्रू आप जो है वो डिफरेंट वेरियस प्लेटफॉर्म्स के लिए, लिनक्स के लिए, मैक ओएस के लिए या विंडोज़ के ऊपर रन होने वाली एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ये बहुत लाइट वेट है, इसके अंदर सारे के सारे पैकेजेस इंक्लूड नहीं होते हैं, जो पैकेज चाहिए होते हैं वो साथ साथ ऐड होते जाते हैं। और क्रॉस प्लेटफॉर्म है, वेरियस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसको रेंडर किया जा सकता है, इसकी एप्लीकेशन को चलाया जा सकता है। एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर जो डाटा एक्सेस है वो मॉडल क्लासेस के ज़रिए परफॉर्म होता है। मॉडल क्लासेस जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये ORM है, यानी कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर है। तो मॉडल क्लासेस जो होती हैं वो डेटाबेस टेबल्स की ही मैपिंग होती है और उसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उन्हीं मॉडल क्लासेस को इस्तेमाल करते हुए। और इसके अंदर जो रिप्रेजेंट डेटाबेस टेबल्स, जो एंटिटी क्लासेस होती हैं वो डेटाबेस टेबल को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द सेशन विद द डेटाबेस, एक कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, यानी कि कंटेक्स्ट डीबी का जो चाइल्ड क्लास होती है उस क्लास के थ्रू हम डेटाबेस के अंदर सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। आगे चल के हम देखते हैं कि वो कंटेक्स्ट क्लास क्या होती है और उनको कैसे क्रिएट करते हैं। फिलहाल जो है वो इसका इंट्रोडक्शन आप देख लें कि कंटेक्स्ट क्लास के थ्रू हम डेटाबेस के अंदर सेशन क्रिएट करते हैं और फिर उसके ज़रिए ही हम डेटाबेस के अंदर सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब जो इसके अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो SQL क्यूरीज़ के थ्रू परफॉर्म नहीं करते, बल्कि लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी एक फ्रेमवर्क है, उसके ज़रिए हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यानी कि C# के अंदर जो क्लासेस हैं, क्लासेस के मेथड्स हैं, उन मेथड्स को कॉल करेंगे। वो मेथड्स जो है वो डेटाबेस के अंदर, यानी कि क्लासेस के अंदर, लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर हो जाएंगे ऑपरेशन परफॉर्म। फिर जो कंटेक्स्ट क्लास थी वो हमारी उसका वो जो ऑपरेशन थे क्लास के उनको सिंक कर देगी डेटाबेस टेबल्स के साथ, तो वैल्यूज़ जाके डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी या डिलीट हो जाएंगी। एंटिटी फ्रेमवर्क सपोर्ट वेरियस डेटाबेस इंजन्स, तो इसके अंदर SQL सर्वर के अंदर भी हम डेटाबेस रख के उसकी मॉडल क्लासेस क्रिएट करवा सकते हैं। MySQL के अंदर भी डेटाबेस लेके उसकी जो है वो मॉडल क्लासेस क्रिएट करवा सकते हैं। इसी तरह SQLite है, MariaDB है, PostgreSQL है, ये तमाम जो डेटाबेस है। इसके अलावा बहुत सारे डेटाबेसेस और भी, उन सब डेटाबेसेस को इस्तेमाल करते हुए हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि एंटिटी फ्रेमवर्क उसके टेबल्स के ऊपर क्लासेस को मैप कर देता है, तो हम वो काम कर सकते हैं जो हम SQL सर्वर के अंदर भी कर सकते हैं और दूसरे टेबल्स के अंदर भी सिमिलरली कर सकते हैं। एंटिटी फ्रेमवर्क जो होता है उसको आपने दो तरीके, मेजर तरीके हैं, वैसे तो तीन हैं, कि मॉडल फर्स्ट अप्रोच भी होती है, कोड फर्स्ट अप्रोच भी होती है और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच भी होती है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर कोड फर्स्ट अप्रोच जो है वो ज़्यादा मैच्योर है। कोड फर्स्ट अप्रोच का मतलब ये है कि पहले आप मॉडल क्लासेस बना लें और उसके बाद डेटाबेस टेबल्स उन मॉडल क्लासेस की बेस के ऊपर बना लें। या फिर दूसरा ये होता है कि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के अंदर ये होता है डेटाबेस पहले बना लें और फिर मॉडल क्लासेस उन डेटाबेस टेबल्स की बुनियाद के ऊपर आप क्रिएट कर लें। इट डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन जो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच है दैट इज़ नॉट मच मैच्योर एज कोड फर्स्ट अप्रोच। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर कोड फर्स्ट अप्रोच जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है, तो हम कोड फर्स्ट अप्रोच को ही अपने इस सेशन के अंदर यूज़ करते हुए डेटाबेस सर्वर के ऊपर डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि कौन से स्टेप्स हमने परफॉर्म करने हैं, कौन से स्टेप्स परफॉर्म करके हम एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए डेटाबेस सर्वर के ऊपर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने दो पैकेजेस
डाउनलोड करने और इंस्टॉल कर लेने। ये पैकेजेस कहाँ से मिलेंगे? न्यूगेट पैकेज मैनेजर से हमने ये पैकेजेस देखने हैं और उन 2 पैकेजेस को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। कौन कौन से पैकेज? एक पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर के साथ अगर आपने काम करना है, एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर को हैंडल करना है, तो ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना है। इसी तरह आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से जाके आप देख सकते हैं कि कौन से डेटाबेस सर्वर के साथ काम करने के लिए कौन सा पैकेज रिक्वायर्ड है, वो आपको मिल जाएगा। आप उस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट टूल्स, जब आपने अपने मॉडल क्लासेस बना लेनी है और उन मॉडल क्लासेस को आपने कहना है कि मैं डेटाबेस में अपडेट करना चाहता हूँ, तो डेटाबेस में अपडेट करने के लिए आपको CLI कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर कुछ कमांड्स लिखनी पड़ेंगी। वो कमांड्स एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास ये टूल्स का जो पैकेज है ये आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। ये 2 पैकेजेस आपने इंस्टॉल कर लेने, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है कि मॉडल क्लासेस क्रिएट कर लें। जो आप चाहते हैं कि ये डेटाबेस के अंदर टेबल होने चाहिए, उनके अगेंस्ट आप मॉडल क्लासेस क्रिएट कर लें। तीसरा स्टेप क्या है कि डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास क्रिएट करें। मैंने कहा है डेटाबेस कंटेक्स्ट जो है वो पिछली स्लाइड के अंदर हम देख चुके हैं कि एक सेशन क्रिएट करता है डेटाबेस के अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो आपने मॉडल क्लासेस क्रिएट कर ली, फिर डीबी कंटेक्स्ट क्लास की एक चाइल्ड क्लास बना लेनी है। डीबी कंटेक्स्ट क्लास एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर एक पैकेज के अंदर एक क्लास है, उस क्लास की चाइल्ड क्लास बना लेनी है। जो भी उसका नाम रखना चाहते हैं वो नाम रख लें और वो आपकी ऐप डीबी कंटेक्स्ट हो जाए, या जो भी नाम रखना चाहते हैं वो आपकी एप्लीकेशन का डीबी कंटेक्स्ट होगा। यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन ने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करनी है वो उस क्लास के थ्रू होगी। अच्छा, उसके बाद ऐड कनेक्शन करना है। ज़ाहिर है डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है तो कनेक्शन स्ट्रिंग रिक्वायर्ड होगी। कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो आपने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर रखते हैं, वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर रखा करते थे जब वेब फॉर्म्स पढ़ते थे। अब ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर रखनी है तो कॉन्फ़िगरेशन ASP.NET कोर एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर होती है। उनमें से एक प्लेस है ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन। ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन के अंदर जाके हमने कनेक्शन स्ट्रिंग को स्टोर करना है। उसके बाद हमने ये जो आपकी डीबी कंटेक्स्ट क्लास है उसको प्रोग्राम डॉट CS फाइल के अंदर जाके रजिस्टर कर देना एज अ सर्विस। जिस तरह लास्ट सेशन के अंदर हमने एक सर्विस रजिस्टर की थी, ऐड सिंगलटन करके एक सर्विस रजिस्टर की थी। वो सर्विस क्या काम करती थी? वो सर्विस ये काम करती थी कि जो भी इंटरफेस का जहाँ भी रेफरेंस चाहिए होता था वो आपके इन मेमोरी रिपॉजिटरी का वो रेफरेंस वहाँ पे प्रोवाइड कर देती थी और सारे के सारे ऑपरेशन जो है वो आप परफॉर्म कर सकते थे। उसी तरह बिल्कुल एक सर्विस हमने ऐड कर लेनी है, ऐड डीबी कंटेक्स्ट पूल की। और ये सर्विस जो है इसके अंदर आपने कनेक्शन स्ट्रिंग का रेफरेंस दे देना है कि वो कनेक्शन स्ट्रिंग जो जेसन फाइल के अंदर स्टोर है वो कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ करते हुए ये डीबी कंटेक्स्ट पूल बना दो। जब भी कोई सेशन चाहिए हो, जब भी ये कनेक्शन चाहिए हो, तो इस पूल में से एक कनेक्शन उठा के दे दो। फिर उसके बाद हमने माइग्रेशन यूजिंग CLI PMC क्या है? पैकेज मैनेजर कंसोल है, उसका कंसोल का CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करते हुए आपने माइग्रेशन ऐड करनी है। ये माइग्रेशन ऐड करके डेटाबेस को अपडेट करना है। ये माइग्रेशन ऐड करने के लिए लास्ट स्लाइड के ऊपर मैंने आपको बताया था कि ये जो एक पैकेज हम यूज़ कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स, ये टूल्स पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो इस टूल पैकेज की बेस के ऊपर आप जाके ये CLI के ऊपर ये कमांड्स रन कर सकते हैं, माइग्रेशन ऐड कर सकते हैं, डेटाबेस को अपडेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिंपल है कि आप डेटाबेस को चेक कर लें कि डेटाबेस के अंदर क्या वो डेटाबेस क्रिएट हो चुका है या नहीं हो चुका। तो हम ये देखने के लिए Visual Studio के अंदर चले जाते हैं और ये स्टेप्स परफॉर्म करके देख लेते हैं कि किस तरह से डेटाबेस के अंदर डेटाबेस क्रिएट करते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहला काम जो है वो सबसे पहला काम ये है कि हमने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के जो पैकेजेस हैं उनको इंस्टॉल करना है। अभी देखिए ये हमारे पास डिपेंडेंसीज़ हैं, ये वही हमारा वो है प्रोजेक्ट है जो हम लास्ट सेशंस के अंदर जिसमें काम कर रहे थे, डेमो MVC कोर। इसके अंदर ये डिपेंडेंसीज़ हैं। इन डिपेंडेंसीज़ के अंदर अगर आप देखें तो ये फ्रेमवर्क्स हैं। फ्रेमवर्क्स में देखें तो फ्रेमवर्क्स के अंदर ASP.NET कोर एप्लीकेशन के लिए फ्रेमवर्क्स यानी कि वो सारी डिपेंडेंसीज़ इंस्टॉल हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं ये सारी डिपेंडेंसीज़ हैं ASP.NET कोर एप्लीकेशन के लिए काम करने के लिए। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट .NET कोर एप्लीकेशन के लिए जो ASP.NET की एप्लीकेशन नहीं है, वैसे जो आपके .NET कोर की जो क्लासेस हैं, जो रेफरेंसेस हैं, वो सारे यहाँ पड़े हुए हैं। अगर इन सारे रेफरेंसेस के अंदर देखा जाए तो आपको एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यहाँ पे वो नहीं मिलता, पैकेज वो इंस्टॉल नहीं है। तो ये 2 पैकेजेस इस वक्त यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, 2 फ्रेमवर्क्स नज़र आ रहे हैं, एक ASP.NET कोर और एक दूसरा .NET कोर एप्लीकेशन का। अब हमने करना क्या है? अब हमने पैकेजेस, ये पैकेजेस का भी है, इन पैकेजेस के अंदर भी देख लें। पैकेजेस के अंदर Visual Studio वेब कोड जनरेशन का, ये चूँकि जब हम कोड जनरेट करते हैं
जब आप देखते थे कि हम ऑटोमेटिकली व्यूज़ को क्रिएट कर रहे थे तो वो रेंडर करता था, डाउनलोड करता था। ये कोड जनरेटर के थ्रू वो कोड जनरेट करता है, वो जो व्यूज़ का कोड होता है। तो ये पैकेज इंस्टॉल है। अब हम इनके अंदर एक पैकेज और इंस्टॉल करते हैं, यानी कि हम देखते हैं करना क्या हमने न्यूगेट पैकेज मैनेजर के थ्रू यहाँ पे वो पैकेजेस ऐड करने हैं। तो न्यूगेट पैकेज मैनेजर आपको कहाँ से मिलेगा? राइट क्लिक करेंगे अपने एप्लीकेशन को, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया मैनेज न्यूगेट पैकेजेस। इसको आपने चूज़ किया। न्यूगेट पैकेजेस को मैनेज करने के लिए ये ब्राउज़ के टैब के ऊपर आपको होना चाहिए और यहाँ से आप सर्च कर लें कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का SQL सर्वर जो है ना, SQL सर्वर के साथ आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं। तो SQL सर्वर को आपने सर्च किया। SQL सर्वर को सर्च करेंगे तो ये SQL सर्वर आ गया, सर्वर एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट SQL सर्वर। ये इंस्टॉल नहीं है, देखिए ना यहाँ पे टिक होगी। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे टिक आ जाएगी। तो अभी ये टिक नहीं है, इट मीन्स कि ये इंस्टॉल नहीं है। इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं। ये देखिए ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये इंस्टॉल हो रहा है, वो कह रहा है इसको अप्लाई कर दूँ, अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद एक्सेप्ट कर लो, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया तो ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है ना, ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। हमारा जो SQL सर्वर माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट SQL सर्वर, ये हमारे रेफरेंसेस के अंदर आ जाना चाहिए। अगर आप डिपेंडेंसीज को देखें, डिपेंडेंसीज के अंदर पैकेजेस को देखें तो पहले एक पैकेज यहाँ पे नज़र आ रहा था सिर्फ कोड जनरेशन का, अब वहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट SQL सर्वर का पैकेज भी आपको नज़र आना शुरू हो गया। इसी तरह दूसरा पैकेज आपने टूल्स का इंस्टॉल कर लेना है, यानी कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के टूल्स आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेने हैं। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स आपने इंस्टॉल करने हैं। ये देखिए आ गया माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स। इस पैकेज को भी आपने उसी तरह से इंस्टॉल कर लेना है। ये पैकेज इंस्टॉल होना शुरू हो गया। तो ये भी इंस्टॉल हो गया। आप देख सकते हैं पैकेजेस के अंदर ये टूल्स का भी रेफरेंस आ गया है कि माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स। तो ये पैकेजेस भी यहाँ पे आपके वो सेटअप हो गए। अब दूसरा काम क्या करना था? मॉडल क्लासेस बनाने का। तो मैं इस न्यूगेट पैकेज मैनेजर को बंद कर देता हूँ। अब हम दोबारा चलते हैं कि अब हमने क्या करना है। अब हमने जाके मॉडल क्रिएट करना है। मॉडल्स कहाँ पे क्रिएट होते हैं? मॉडल्स, ये हमारे पास मॉडल्स हैं, ये व्यूज़ है, ये कंट्रोलर्स हैं। मॉडल्स के अंदर जाएंगे तो मॉडल क्लास हम एक पहले यूज़ करते रहे जो कि स्टूडेंट क्लास थी। याद होगा आपको, लास्ट टाइम हमने जितने भी व्यूज़ क्रिएट किए थे वो इस स्टूडेंट क्लास को इस्तेमाल करते हुए किए थे। इसके साथ साथ मैं एक डिपार्टमेंट की क्लास भी ऐड कर लेता हूँ, जस्ट ये शो करने के लिए कि जब एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो वो रिलेशनशिप्स को भी मैनेज कर लेता है। तो रिलेशनशिप्स को शो करने के लिए मैं एक डिपार्टमेंट की क्लास ऐड करता हूँ। डिपार्टमेंट की क्लास के अंदर मैं एक कहता हूँ कि एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे और एक स्टूडेंट किसी एक डिपार्टमेंट का होगा। तो डिपार्टमेंट के अंदर ज़ाहिर है डिपार्टमेंट आईडी होगी, तो डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर टाइप की होगी। फिर डिपार्टमेंट का नाम होगा, डिपार्टमेंट का नाम स्ट्रिंग टाइप का होगा। उसके बाद जो है वो डिपार्टमेंट की डिस्क्रिप्शन लिखी जा सकती है। डिस्क्रिप्शन को जो आप रखना चाहते हैं स्ट्रिंग टाइप की वो रख लें। उसके बाद में HOD होगा डिपार्टमेंट का, तो वो HOD के लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ही ले लेता हूँ और फ़ोन को मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि फ़ोन की बजाय HOD होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया और फ़ोन को रिप्लेस कर दिया HOD के साथ। अब यहाँ पे एक डिपार्टमेंट के अंदर ना स्टूडेंट्स होंगे, एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे। तो मैंने एक प्रॉपर्टी क्रिएट की और मैंने कहा ये इंटीजर नहीं होगी, इंटीजर टाइप की प्रॉपर्टी नहीं होगी, बल्कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट टाइप की प्रॉपर्टी होगी। एक स्टूडेंट की लिस्ट आएगी, ठीक है ना, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट की लिस्ट जो होगी उसको मैं कुछ भी बोल सकता था, मैंने उसको बोल लिया स्टूडेंट्स। ठीक है जी, ये हमारी कि एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे। अब ये जो वेवी लाइन आ रही है, यानी कि ये कह रहा है कि नेम जो है ना ये नल हो सकता है, डिस्क्रिप्शन नल हो सकती है, HOD की वैल्यू नल हो सकती है। मैं कहता हूँ नेम तो नल नहीं हो सकता, लेकिन डिस्क्रिप्शन नल हो सकती है। तो मैं इस स्ट्रिंग के साथ क्वेश्चन मार्क लगा लेता हूँ कि ये नल लेबल है। ठीक है, आप कह रहे हो नल हो सकती है तो आप फिक्र ना करो, मैं इसका ख्याल कर लूँगा। ठीक है ना। HOD भी नल हो सकता है, हो सकता है किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई स्टूडेंट ना हो। ये सारी की सारी वैल्यूज़ नल हो सकती हैं, लेकिन ID और नेम ये नल नहीं होंगी। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया,
मैं जाता हूँ और यही काम कर लेता हूँ स्टूडेंट क्लास के अंदर भी। ये स्टूडेंट क्लास जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी, इसके अंदर देख ले, हमने कहा हुआ है कि आईडी जो है वो नल नहीं हो सकती, नेम भी नल नहीं हो सकता, एज और सिटी नल हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट किसी एक डिपार्टमेंट से बिलोंग करेगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ PROP, और वो क्या कहता हूँ कि प्रोजेक्ट टाइप की डिपार्टमेंट टाइप की एक प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ। डिपार्टमेंट टाइप की उस प्रॉपर्टी का नाम भी मैं रख लेता हूँ डिपार्टमेंट। इसका नाम रख लेते हैं, सारे नेम सिटी एज स्मॉल लेटर से हैं, तो यहाँ भी मैं स्मॉल लेटर से ही कर देता हूँ डिपार्टमेंट। ठीक है जी। ये हमारे पास जो है ना वो कह रहा है कि ये डिपार्टमेंट हो सकता है कोई ना हो किसी स्टूडेंट का, तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं इसको नल कर देता हूँ कि ये नल भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये हमारे मॉडल क्लासेस बन गई हैं। हमने कहा था सबसे पहले पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, पैकेजेस इंस्टॉल करने के बाद हमने मॉडल क्लासेस को ऐड करना है। मॉडल क्लासेस हमने ऐड कर ली मॉडल्स फोल्डर के अंदर। अब हमने DB कॉन्टेक्स्ट क्लास को ऐड करना है, क्रिएट डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास। अच्छा, अब डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास भी ज़ाहिर है एक क्लास है, तो मॉडल्स के फोल्डर के अंदर ही आएगी। राइट क्लिक करके हम ऐड करेंगे एक क्लास को ऐड करके उस क्लास का नाम हम रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऐप DB कॉन्टेक्स्ट। कोई भी नाम रख सकते थे आप, लेकिन मैंने रख लिया ऐप DB कॉन्टेक्स्ट कि मेरी एप्लीकेशन का DB कॉन्टेक्स्ट जो है वो इस क्लास के थ्रू मिलेगा। ऐड किया इस क्लास को ऐड करेंगे। तो इस क्लास की पेरेंट क्लास मैंने बनानी है DB कॉन्टेक्स्ट। ठीक है जी, DB कॉन्टेक्स्ट ये पेरेंट क्लास मैंने बनानी है, DB कॉन्टेक्स्ट क्लास ये पेरेंट क्लास होगी। अब इस पेरेंट क्लास को मैंने एक ऑप्शंस जो है ना वो पास करने हैं। ऑप्शंस का मतलब ये होता है कि मैं क्या मॉडल्स को यूज़ करके वो ये कनेक्ट करना चाहता हूँ DB कॉन्टेक्स्ट क्लास को, या पीछे कोई डेटाबेस सर्वर है, या मैंने वार्निंग्स किस तरह से शो करनी है, डिटेल्ड एरर्स किस तरह से शो करने हैं या नहीं करने। ये सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं जब आप डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं। तो उन ऑप्शंस को मैंने पास करना है DB कॉन्टेक्स्ट क्लास को। ये देखिए ना यहाँ पे स्लाइड के अंदर भी लिखा हुआ है कि आपने क्रिएट करनी है DB कॉन्टेक्स्ट क्लास, चाइल्ड क्लास ऑफ DB कॉन्टेक्स्ट क्लास। फिर आपने क्या करना है, क्रिएट एंड पास द ऑब्जेक्ट ऑफ DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस क्लास। हमने DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उसको पास कर देना है कहाँ पे, टू द कंस्ट्रक्टर ऑफ DB कॉन्टेक्स्ट क्लास। DB कॉन्टेक्स्ट क्लास वो क्लास है जो हमने नहीं बनाई। हाँ, ये क्लास आपके एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का पार्ट है। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर ये क्लास लिखी जा चुकी है। इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम ऑप्शंस को कैसे पास कर सकते हैं, वो हम अपनी जो क्लास बना रहे हैं इसके कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कोई वैल्यू पास कर सकते हैं। वो कैसे पास कर सकते हैं देखते हैं। मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, CTOR कंस्ट्रक्टर बनाया। तो कंस्ट्रक्टर बनाया किस क्लास का बनाया, ये जो हम क्लास बना रहे हैं ऐप DB कॉन्टेक्स्ट। इसको मैं पास करता हूँ DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट। DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको मैं ऑप्शंस ही बोल लेता हूँ, ऑप्शंस। और मैं कहता हूँ कि ये काम क्या करेगा, ये करेगा बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा और उसमें ये ऑप्शंस पास कर देगा। दैट्स इट, इतना ही काम करना था। हमने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब इस क्लास के अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ बना लेनी है। जो हम चाहते हैं कि डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट हों, वो टेबल्स क्रिएट करने के लिए इस क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे, और जब वो माइग्रेशन क्रिएट होगी तो वो उन प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट टेबल्स क्रिएट कर देगी। वो हम देखते हैं आगे चल के। फिर वक्त मुझे प्रॉपर्टीज़ चाहिए तो मैंने PROP लिखा। अब ये प्रॉपर्टी किस टाइप की होगी, एक तो होगी लिस्ट ऑफ ये DB, यानी कि डेटाबेस के अंदर जो भी आपने काम करना है वो टेबल्स क्रिएट करने हैं, वो DB सेट के थ्रू क्रिएट करने। DB सेट किसका, एक तो स्टूडेंट का होगा DB सेट। ठीक है, जो स्टूडेंट आपके पास क्लास है, स्टूडेंट क्लास का एक DB कॉन्टेक्स्ट होगा, उसको आप बोल लें स्टूडेंट्स। और दूसरा अब आपके पास डिपार्टमेंट क्लास का, डिपार्टमेंट का भी टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो एक और प्रॉपर्टी क्रिएट करें, और वो प्रॉपर्टी होगी DB सेट ऑफ डिपार्टमेंट। DB सेट ऑफ डिपार्टमेंट ये आपने क्रिएट कर लीजिए, और इसका नाम हम रख लेते हैं डिपार्टमेंट्स। तो ये हमारे पास दो हमने प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं। इन प्रॉपर्टीज़ के मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स के नाम से और डिपार्टमेंट्स के नाम से टेबल क्रिएट होगा डेटाबेस के अंदर। ठीक है जी। अब हमने ये काम भी कर लिया कि DB कॉन्टेक्स्ट क्लास भी बना ली है, हमने मॉडल क्लासेस भी बना ली हैं, वो पैकेजेस भी इंस्टॉल कर ले। आगे क्या करना है, आगे हमने ऐप सेटिंग्स.json के अंदर जाके कनेक्शन स्ट्रिंग लिखनी है। ऐप सेटिंग.json के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग लिखनी है। तो ये ऐप सेटिंग.json कहाँ से मिलेगी, ये हमारे जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के अंदर देखें कि लास्ट पे प्रोग्राम
.cs है, उसके ऊपर ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन ये फाइल है। इस फाइल के अंदर चले जाएं, यहाँ पे मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करनी है, ये जेसन फॉर्मेट के अंदर है। यहाँ पे मैंने कमल गाया, कमल गा के मैंने लिखा जी कि कनेक्शन स्ट्रिंग्स को ऐड करना चाहता हूँ। मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा कनेक्शन स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए वो कहता है ठीक है जी, उसकी वैल्यू दे। क्या वैल्यू देनी है? कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर 4 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। एक तो ये होना चाहिए कि सर्वर कौन सा होगा, सर्वर ज़ाहिर है हमारे पास लोकल, यानी कि हमारा जो मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर SQL सर्वर इंस्टॉल्ड है, SQL सर्वर का मैंने रेफरेंस देना है लोकल होस्ट के ऊपर। लोकल होस्ट पे जाने के लिए मैंने डॉट लगाया, बैकस्लैश लगा के मैं अपने वो सर्वर का नाम देता हूँ जो कि SQL एक्सप्रेस है। SQL एक्सप्रेस को मैंने एक्सेस किया। ये देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि ये आपकी ना एस्केप सीक्वेंस बनती है बैकस्लैश एस के साथ, जो कि रिकग्नाइजेबल नहीं है, तो मैंने डबल बैकस्लैश लगा दिया ताकि ये एक बैकस्लैश काउंट हो जाए। तो डॉट बैकस्लैश SQL एक्सप्रेस ये हमारा सर्वर हो गया। आगे डेटाबेस का नाम देना होता है। ले जी, डेटाबेस का नाम क्या रखना है? डेटाबेस का नाम कुछ भी रख सकते थे, मैंने डेटाबेस का नाम रख दिया। फॉर एग्जांपल हमारी एप्लीकेशन का नाम है डेमो MVC कोर, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ डेमो DB के नाम से मैंने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। उसके बाद इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी का बताना होता है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू रखनी होती है या फॉल्स, यानी कि ट्रू रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि विंडोज़ ऑथेंटिकेशन को यूज़ करना चाहते हैं। फॉल्स रखेंगे तो इट मीन्स कि आप सर्वर ऑथेंटिकेशन को यूज़ करना चाहते हैं। अगर सर्वर ऑथेंटिकेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो फिर यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह देना होगा। अगर आप ट्रू कर देते हैं इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को तो इट मीन्स कि आप विंडोज़ ऑथेंटिकेशन को यूज़ कर रहे हैं। व्हेन यू आर यूजिंग विंडोज़ ऑथेंटिकेशन यू डोंट नीड टू प्रोवाइड यूज़र नेम एंड पासवर्ड फॉर दी डेटाबेस सर्वर। तो ये हो गया हमारे पास। अब चौथी चीज़ क्या है कि एनक्रिप्शन को ट्रू रखना है या फॉल्स रखना है। अभी HTTPS को हम अनचेक करके आए थे जब एप्लीकेशन क्रिएट की थी। जब फर्स्ट सेशन के अंदर आप देख सकते हैं जब हमने एप्लीकेशन क्रिएट की थी तो HTTPS के चेकबॉक्स को हमने अनचेक कर दिया था। तो इट मीन्स कि एनक्रिप्ट को हमने फॉल्स रखना है। ठीक है, फिलहाल चले जी, ये हमारी डेटाबेस, ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी बन गई है। एक बार तो देख लें, सर्वर है, SQL एक्सप्रेस, डेटाबेस है, डेमो DB, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी है, ट्रू यानी कि विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं, एनक्रिप्ट को फॉल्स कर दिया यानी कि हम एनक्रिप्शन यूज़ नहीं करेंगे। ये काम करने से हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग बन गई है। अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग को हमने यूज़ करना है program.cs फाइल के अंदर। तो देख लें स्लाइड के ऊपर भी इसका रेफरेंस है कि आपने कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड कर ली। कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करने के बाद डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर इस सर्विस को ऐड कर दे। किस सर्विस को? ऐड DB कॉन्टेक्स्ट पूल को। तो ठीक है जी, ये program.cs फाइल के अंदर जाते हैं। ये हमारे पास program.cs फाइल है। इस फाइल के अंदर गए, इस फाइल के अंदर जाके ये जिस तरह सर्विसेज ऐड हैं, ऐड सिंगलटन ये लास्ट टाइम हमने की थी, इसी तरह बिल्डर के अंदर मैं एक सर्विस को ऐड करता हूँ, builder.services.add DB context पूल। ये सर्विस है जिसको हम ऐड करें। ऐड DB context भी कर सकते थे, ऐड DB context पूल भी कर सकते हैं। ऐड DB context और ऐड DB context पूल के अंदर डिफरेंस ये है कि जब ऐड DB context करते हैं तो ऐड DB context में जब भी डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए होता है, सेशन क्रिएट करना होता है, एक नया सेशन क्रिएट होता है और फिर वो रिटर्न होता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप पूल यूज़ करते हैं तो बने बनाए कनेक्शन, बने बनाए सेशंस पड़े होते हैं, जो ही रिक्वेस्ट आती है, जो अवेलेबल होता है वो आपको रिटर्न कर दिया जाता है। तो इस वजह से एग्जीक्यूशन थोड़ी फास्ट हो जाती है। अच्छा, ऐड DB context के अंदर हमने अपनी एप्लीकेशन context का रेफरेंस देना है। ऐप DB context हमने अपनी एप्लीकेशन का नाम रखा था, अपनी उस क्लास का नाम रखा था जो DB context की चाइल्ड क्लास हमने बनाई थी। ये आपने उस क्लास का नाम दे दिया। आगे हमने इसके अंदर वो कह रहा है कि ऑप्शंस देने होते हैं, ऑप्शंस एक्शंस। तो मैं ऑप्शंस क्रिएट कर चुका हूँ, मैंने लिखा ऑप्शंस, कुछ भी रख सकते थे यहाँ पे ऑप्शंस, और मैंने कहा कि सच दैट ऑप्शंस डॉट, यहाँ पे ऑप्शंस में हम अब वो देने लगे कि इन ऑप्शंस कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ करना चाहते हैं। तो यूज़ SQL सर्वर, ये यूज़ SQL सर्वर उसी वक्त आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा जब आपने पहले वो SQL सर्वर वाला पैकेज इंस्टॉल किया होगा। अगर आपने वो SQL सर्वर वाला पैकेज इंस्टॉल नहीं किया तो यहाँ पे ये SQL सर्वर, यूज़ SQL सर्वर और मेथड है, ये आपको अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है जी, ये यूज़ SQL सर्वर मेथड के अंदर आ गए। अब इस मेथड के अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन देनी है, यानी कि हमने कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी है। ठीक है जी, कनेक्शन स्ट्रिंग पास करने के लिए मैं यहाँ पे आया और मैंने कहा जी बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, ये मेथड है, इस मेथड को कॉल कर लिया। अब कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो किस नाम से है? वो ऐप कनेक्शन के नाम से है, शायद चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास ऐप सेटिंग डॉट जेसन है और इसके अंदर जो कनेक्शन स्ट्रिंग है
वो किस नाम से है, वो नाम तो हमने दिया नहीं है, तो नाम हम इसका दे देते हैं कि ऐप डाटा, ऐप कनेक्शन के नाम से एक कनेक्शन स्ट्रिंग है और उसकी वैल्यू ये है जो आगे दी हुई है। ठीक है जी, ये वैल्यू है उसकी, जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू ये। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ जो है ना ये ब्राउन कलर में आ रही हैं और जो उसकी की है वो हमारी इस तरह से आ रही है ब्लू कलर के अंदर, तो ये हमारी की होगी, ये उसकी वैल्यू होगी। ठीक हो गया। अब हमने ये ऐप कनेक्शन ही दे देना है जब हम program.cs फाइल के अंदर इस सर्विस को रजिस्टर कर रहे हैं। ठीक है ना, builder डॉट गेट कनेक्शन ऐप कनेक्शन। ठीक है जी, ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग का रेफरेंस भी हमने यहाँ पे दे दिया। अब क्या काम रह गया है, अब कहता है कि पैकेज मैनेजर कंसोल के ऊपर जाके ऐड माइग्रेशन की कमांड को रन करो। ये पैकेज मैनेजर कंसोल कहाँ से मिलेगा, ये आप अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर टूल्स में आए, टूल्स के अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ से न्यू गेट पैकेज मैनेजर की टैब। इसके अंदर एक ऑप्शन है पैकेज मैनेजर कंसोल, इसको आप ओपन कर लें। ये पैकेज मैनेजर कंसोल आपके पास ओपन हो गया है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे, कमांड लिखेंगे। क्या कमांड लिखनी है, ऐड माइग्रेशन। अब फिर यहाँ पे ये है कि ये कमांड लिखने के लिए ज़रूरी है कि आपने पहले टूल्स वाला पैकेज इंस्टॉल किया हो, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट टूल्स। वो पैकेज अगर आपने इंस्टॉल किया होगा तो माइग्रेशन को ऐड ये कमांड रन कर सकते हैं। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, हमने इसका नाम फॉर एग्जांपल कह लिया फर्स्ट माइग्रेशन। ठीक है ना, ये अपने रेफरेंस के लिए आप दे देते हैं ताकि बाद में आपको पता चले इसके अंदर मैंने क्या काम किया था। ये फर्स्ट माइग्रेशन है, ये मैंने इसको माइग्रेशन को ऐड किया, बिल्ड स्टार्ट हो गया। बिल्ड फेल हो गया जी, प्रॉब्लम आ गई कोई। अब वो प्रॉब्लम क्या आ गई है इसको देखना है हमने। ये सारी की सारी जाके इसको दोबारा एक मरतबा बिल्ड करके देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन है जी, कहाँ कहीं पे सेमी कॉलन हमने नहीं लगाया हुआ, ये देख लेते हैं। ये जो हमने सर्विस ऐड की है, इस सर्विस ऐड करने के आखिर पे सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो उस वजह से वो बिल्ड फेल हो गई थी। अब दोबारा पैकेज मैनेजर के अंदर जाते हैं, दोबारा पैकेज मैनेजर के अंदर जाके उसी कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा। वो कमांड थी ऐड माइग्रेशन और उसका नाम इनिशियल क्रिएट रख ले, फर्स्ट माइग्रेशन रख ले, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। फर्स्ट माइग्रेशन है तो चले, नाम में तो कुछ नहीं रखा, फर्स्ट माइग्रेशन ही रख लेते हैं। ऐड करते हैं, बिल्ड स्टार्ट हुई है, बिल्ड सक्सीडेड हो गई है। ये एरर आ गया है, एरर क्या आ गया जी, माइक्रोसॉफ्ट अटेम्प्टिंग टू क्रिएट एफडीबी कंटेक्स्ट। तो जेसन फाइल का वो कह रहा है कि जेसन फाइल के अंदर ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो हम ये काम नहीं कर पा रहे। तो ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर चले जाते हैं। ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर जाकर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगी हुई है, आई थिंक। इस ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं। इस ब्रैकेट को ख़त्म करने के बाद इसको सेव करते हैं। सेव करके दोबारा जाते हैं और दोबारा वही कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर कंसोल के अंदर, पैकेज मैनेजर कंसोल के अंदर गए और उसी कमांड को दोबारा एग्जीक्यूट किया। फर्स्ट माइग्रेशन के नाम से हमने एक माइग्रेशन को ऐड करना चाहते हैं। बिल्ड स्टार्ट हुई, बिल्ड सक्सीडेड भी हो गई और वो कह रहा है जी हो गई है बिल्ड सक्सीडेड। ये देखें माइग्रेशन क्रिएट हो गई है। ठीक है ना, ये माइग्रेशन के अंदर फर्स्ट माइग्रेशन के नाम से एक माइग्रेशन क्रिएट हो गई है। और अगर आप देखें तो उस माइग्रेशन के अंदर हो क्या रहा है, उस माइग्रेशन के अंदर टेबल्स क्रिएट हो रहे हैं। कौन से टेबल क्रिएट हो रहे हैं, डिपार्टमेंट्स नाम से क्रिएट हो रहे हैं। उसके अंदर कॉलम्स कौन कौन से, आईडी है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, एचओडी है। और एक और टेबल क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट्स के नाम से। स्टूडेंट के नाम के अंदर जो टेबल क्रिएट हो रहा है उसमें क्या है, उसमें आईडी है, नेम है, एज है, सिटी है, डिपार्टमेंट आईडी है। देखिए ये उसने खुद डिपार्टमेंट बना दी। बहरहाल ये माइग्रेशन क्रिएट हो गई है। अब इस माइग्रेशन को यूज़ करते हुए डेटाबेस सर्वर के ऊपर हम डेटाबेस को क्रिएट करना चाहते हैं। तो दोबारा पैकेज मैनेजर कंसोल के अंदर जाते हैं, हम डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन किया, इसको कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद ये देखिए हमारे पास यहाँ पे डेटाबेसेस हैं। इन डेटाबेसेस के अंदर हमारे पास कोई डेटाबेस अभी फ़िलहाल मौजूद नहीं है, सिस्टम डेटाबेसेस ही हैं। हमारा अपना डेटाबेस बनाया हुआ कोई मौजूद नहीं है। ठीक है जी, हम इन डेटाबेसेस के अंदर अब मुझे ये देखें रिफ्रेश भी कर लेते हैं ताकि कोई डेटाबेस है तो वो नज़र आ जाए। यहाँ पे हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे जिस नाम से, किस नाम से हमने रखा था, हमने रखा था डेमो डीबी के नाम से रखा था। तो वो हम उस नाम से डेटाबेस क्रिएट करते हैं। किस नाम से रखा था डेटाबेस क्रिएट, अब जाकर देख सकते हैं। ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर जो कनेक्शन स्ट्रिंग लिखी थी, डेटाबेस का नाम रखा था डेमो डीबी।
तो डेमो डीबी के नाम से डेटाबेस क्रिएट होना चाहिए। ठीक है जी। तो मैं जाता हूँ पैकेज मैनेजर कंसोल के अंदर। पैकेज मैनेजर कंसोल के अंदर जाके मैंने कमांड लिखनी है अपडेट डेटाबेस। अपडेट डेटाबेस ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है, तो डेटाबेस अपडेट होना चाहिए। बिल्ड स्टार्टेड हो गई है जी, बिल्ड सक्सीडेड भी हो गई है। और ये कह रहा है कि कीवर्ड नॉट सपोर्टेड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी का सी नहीं है, SEURI, तो यहाँ पे सी नहीं है, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि ठीक नहीं है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी का मैं यहाँ पे SECURITY लिख देता हूँ। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू करके अब हम दोबारा अपडेट करते हैं डेटाबेस को। सेव किया इसको और पैकेज मैनेजर कंसोल के अंदर गए और दोबारा वही कमांड एग्जीक्यूट की। ये स्पेलिंग्स का देखें, छोटे छोटे वसाइल होते हैं, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, लिहाजा इनको लिखते वक्त थोड़ा ख्याल करना चाहिए, ख्याल करके इनको लिख लेना चाहिए। तो ये डेटाबेस क्रिएट हो रहा है जी हमारा। ठीक है जी, ये डन हो गया, डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब जाके हम देखते हैं क्या डेटाबेस के अंदर, डेटाबेसिस के अंदर मुझे वो डेटाबेस नज़र आ रहा है। ये डेटाबेसिस है, राइट क्लिक किया, इसको रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे डेमो डीबी के नाम से भी एक डेटाबेस क्रिएट हो गया जो हमें नज़र आ रहा है। अगर इसको मैं ओपन करूँ, टेबल्स को ओपन करूँ, तो टेबल्स में आप देख सकते हैं एक तो माइग्रेशन का टेबल है जिसके अंदर वो फर्स्ट माइग्रेशन ऐड हो चुकी होगी। ये देखिए, इसको आप देख सकते हैं टेबल के टॉप 200 रोज़ को देखें कि इसके अंदर क्या स्टोर है। इसके अंदर वो माइग्रेशन की इन्फॉर्मेशन स्टोर है। ठीक है जी, क्या इन्फॉर्मेशन है माइग्रेशन की? फर्स्ट माइग्रेशन के नाम से वो एक माइग्रेशन बनी है और साथ टाइम स्टैम्प आ रहा है 2024/6/9, यानी कि 9/6/2024 को ये माइग्रेशन क्रिएट हुई है। ये उसका टाइम स्टैम्प है साथ और उसका नाम है फर्स्ट माइग्रेशन। ठीक है, ये माइग्रेशन का रिकॉर्ड आ रहा है। अगर मजीद माइग्रेशन करते जाएंगे तो इस टेबल्स के अंदर वो माइग्रेशन ऐड होती जाएंगी। अच्छा, दूसरा हमारे जो टेबल्स हैं ना, एक डिपार्टमेंट्स का टेबल और एक स्टूडेंट का टेबल, ये हमने वहाँ से बनाए थे। तो यहाँ पे देख लेते हैं डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर क्या है। राइट क्लिक करें और इसके डिज़ाइन में देख लें। डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर जो हमने वहाँ पे डिपार्टमेंट क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ बनाई थी, ID, नेम, डिस्क्रिप्शन और HOD, वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे कॉलम्स बन चुके हैं। अगर आप देखें ID और नेम को हमने नल अलो नहीं किया था, यानी क्वेश्चन मार्क उनके आगे नहीं लगाया था, तो ये नॉट नल है। और अगर हमने उसका क्वेश्चन मार्क लगा दिया था तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे नल अलो कर दिया है। डेटाबेस टेबल के अंदर नल ऐड हो सकता है। इसी तरह स्टूडेंट को टेबल को भी देखें तो स्टूडेंट के टेबल के अंदर भी हमने ID, नेम, ये दो चीज़ें थी जिनको हमने नल अलो नहीं किया था। बाकी एज, सिटी और डिपार्टमेंट के अंदर हमने कहा था कि नल वैल्यूज आ सकती हैं। तो मतलब ये है कि जिस तरह से हमने मॉडल क्लासेस बनाई थी, उन मॉडल क्लासेस के मुताबिक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हमने इस डेटाबेस के अंदर चीज़ों को ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, लिस्ट को फेच करना है, वगैरह वगैरह। जो काम हम वो मॉडल क्लासेस के थ्रू कर रहे थे, हमने वही काम डेटाबेस में से वैल्यूज़ को लेके अपडेट करना है, डिलीट करना है। लेकिन ये हम काम अगली क्लास के अंदर करेंगे। अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे कि जो डेटाबेस है उस डेटाबेस के साथ हम बाइंड करके व्यूज़ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, व्यूज़ से डाटा लेके डेटाबेस के अंदर कैसे प्लेस कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।